दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या बीएड फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो पेपर आपका सेकंड है अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, और यही पेपर लखनऊ में दर्शन शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है। फर्स्ट पेपर में आ जाता है, ठीक है। लखनऊ के अकॉर्डिंग पेपर 1 है, कानपुर के अकॉर्डिंग पेपर सेकंड है। चलिए, लेकिन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में हैं तो डेफिनेटली आपके पास ये टॉपिक होगा। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य भी हो सकता है, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के नाम से भी ये पेपर आपके पास हो सकता है। प्रॉपरली कानपुर में शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य के नाम से ये पेपर है आपका। और इसमें आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, क्या स्वरूप है, ठीक है, उसकी क्या अवधारणा है, इसको हम समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अर्थ और परिभाषा को समझते हुए चलेंगे। किस शब्द से ये बना है इसको समझेंगे। समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है या प्राकृतिक विज्ञान है, ठीक है, वास्तविक विज्ञान है, बहुत ही आसान भाषा में। फिर नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा के समाजशास्त्र में क्या अंतर आ जाता है, इसको समझते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। फिर शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी हम लोग समझेंगे। फिर शिक्षा का समाजशास्त्र और शैक्षिक समाजशास्त्र के बीच में क्या डिफरेंस है इसको समझेंगे। चलिए फिर शुरू से स्टार्टिंग से क्लास को समझते हैं। और ये फर्स्ट क्लास रहेगी आपकी, चैप्टर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, क्लास फर्स्ट आपका शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। हमारे पेड नोट्स लेने के लिए आप हमें 9628182649, ठीक है। अगर आपके पास शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य पेपर है आपके पास, तो फिर आप ये पेड नोट्स ले सकते हैं। कानपुर लखनऊ वाले फटाफट मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ। हमारा ये जो पेड नोट्स होते हैं हमारी पीडीएफ फॉर्म में आपको व्हाट्सएप पे शेयर किए जाते हैं, और ये लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए चैप्टर फर्स्ट, पहली बात तो यह है कि समाजशास्त्र है क्या, समाजशास्त्र की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आवश्यक है। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा पेपर में, क्वेश्चन पूछा जाएगा समाजशास्त्र, शैक्षिक समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, परिभाषा देते हुए इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। यह शिक्षा समाज की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है या शिक्षा और समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंध क्या है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। तो उसमें आपको ये अवधारणा लिखनी ही पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए लॉन्ग में, अवधारणा आपको लिखनी पड़ेगी। समाजशास्त्र जो है यह समाज का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? हमारी समाज का, सोसाइटी का विज्ञान है। क्यों सोसाइटी का विज्ञान है? क्योंकि इसमें समाज से संबंधित जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, संरचना है, स्वरूप है, उन सभी चीजों का जो अध्ययन है, जो स्टडी है, वो सामाजिक विज्ञान में की जाती है, समाजशास्त्र में की जाती है। समाज से संबंधित हर एक तथ्य की जो तथ्य को मेंशन किया जाता है, उसका जिक्र किया जाता है हमारे समाजशास्त्र में, इसीलिए इसको समाज का विज्ञान कहा गया है। बात क्लियर हुई? यह एक ऐसा विषय है जिसमें मानव समाज के विभिन्न स्वरूपों की, संरचनाओं की, प्रक्रियाओं का एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सीक्वेंस में जो है क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसमें? समाजशास्त्र में। ठीक है, अगर आप हमारी क्लासेस कंटिन्यू देखते हैं तो आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति जन्म के समय मात्र एक जैविकीय प्राणी होता है, लेकिन समय के अनुसार विकसित होने पर वह सामाजिक प्राणी, व्यक्ति जो होता है वो जन्म के समय सिर्फ एक जैविकीय प्राणी है, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर डेवलपमेंट आता है, विकास होता है उसका, धीरे धीरे समय बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, तो वो अपने घर परिवार से, है ना, समाज के बीच रहना सीखता है, समाज के बीच एडजस्टमेंट, समायोजन करना सीखता है। धीरे धीरे वो सामाजिक प्राणी बन जाता है। हमें समाज के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, उठना बैठना, खाना पीना, लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है ना, कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, ये सब कहाँ से हम सीखते हैं? ये पहले हम अपने परिवार से सीखते हैं, क्योंकि परिवार ही समाज का
एक अंश है, ठीक है, और उसी के बेस पे हम धीरे धीरे सामाजिक प्राणी बन जाते हैं। विकास के इस क्रम में समाज और शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है, और यहाँ जैविकी प्राणी से लेकर के व्यक्ति जो एक विकास के स्तर पर चलता है, जो डेवलपमेंट उसका होता है, इस क्रम में समाज और शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है। शिक्षा के माध्यम से हम समाज को समझ पाते हैं, और समाज के द्वारा ही हम समाज में लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ समायोजन करना सीख पाते हैं। तो ये समाज और शिक्षा की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है व्यक्ति के डेवलपमेंट में। आगे बढ़ता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे बातों को। शिक्षा व्यवस्था किसी समाज के अंतर्गत ही होती है, अतः उस समाज के मूल्यों, विचारों, उद्देश्य आदि का प्रभाव शिक्षा पर होता है। जो शिक्षा व्यवस्था होती है वह किसी भी समाज के अंतर्गत ही होती है। समाज से बाहर तो शिक्षा व्यवस्था नहीं जा सकती ना, समाज के बीच रह करके ही एक शिक्षा व्यवस्था भी होती है, एजुकेशन सिस्टम भी जो है रन करता है, और उस समाज के मूल्यों, विचारों, उद्देश्यों का जो है समाज शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। जहाँ की जैसी शिक्षा, जैसा वहाँ का समाज, उसी प्रकार की शिक्षा भी वहाँ पर प्रदान की जाती है, दी जाती है। जैसे उस समाज के विचार होते हैं, जिस प्रकार के उस समाज के उद्देश्य होते हैं, जैसे मूल्य होते हैं, जैसी उसकी धारणा होती है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे कि आपके अगर हम बात करें जो सिर्फ मुस्लिम के स्कूल होते हैं, जैसे मकतब हो गए, मदरसा हो गए, तो वहाँ पे जो भी उनका धर्म है उससे संबंधित उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डाला जाता है ना। और जैसे जो सिखों की या जो पंजाबी जो पूरी तरीके से स्कूल होते हैं, वहाँ पर उनके धर्म से संबंधित डाला जाता है। तो वहाँ जो शिक्षा दी जाती है उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि इसमें इस समाज के क्या मूल्य हैं, क्या विचार हैं, इस समाज के क्या उद्देश्य हैं, तभी वो शिक्षा प्रक्रिया अच्छे तरीके से वहां चल पाती है। तो आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब हम समझते हैं समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है। देखिएगा, जैसा कि ये क्लास काफी दिनों के बाद आई है फर्स्ट सेमेस्टर की, वो इसलिए कि जो पेड स्टूडेंट हैं उनको कंटेंट देने में थोड़ा बिजी हैं, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। जल्दी जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा, फिर कंटिन्यू क्लासेस कर देंगे। समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है। फ्रांस के महान दार्शनिक, कौन? फ्रांस के महान दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्टे ने एक नवीन शास्त्र की रचना की, 1837 में की थी। ठीक है, कब की थी? 1837 में की, और उसे समाजशास्त्र नाम दे दिया। किसने दे दिया? ऑगस्ट कॉम्टे ने एक नए शास्त्र की रचना की 1837 में, और उसे उन्होंने जो नया शास्त्र उन्होंने रचा था उसका नाम उन्होंने समाज शास्त्र दे दिया। किसने दे दिया? ऑगस्ट कॉम्टे ने दे दिया। और समाज शास्त्र से उनका तात्पर्य था व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना। समाजशास्त्र से उनका क्या तात्पर्य था ऑगस्ट कॉम्टे का? व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों का जो अध्ययन है उसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना जो है, ये समाजशास्त्र से उनका तात्पर्य था। कॉम्टे के उपरांत 1976 में समाजशास्त्र के सिद्धांत के नाम से हर्बर्ट स्पेंसर की एक पुस्तक प्रकाशित हुई, और 1976 में क्या हुआ, समाजशास्त्र के सिद्धांत के नाम से एक बुक आई। इस पुस्तक से समाजशास्त्र विषय जो था उसको पर्याप्त मान्यता मिल गई। ठीक है, शुरुआत अगस्त कॉम्टे ने की, और पूरी तरीके से जो मान्यता मिली वो हर्बर्ट स्पेंसर के माध्यम से मिल पाई। ठीक है, ये अर्थ और परिभाषा भी आपको लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब इस पॉइंट को समझते हैं। समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर के हुई है, जिसमें से पहला शब्द आपका सोशियस है। सोशियस लैटिन भाषा से है ये शब्द, और जो दूसरा शब्द है वो लोगस है, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। जो समाजशास्त्र यानी कि जो सोशियोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। सोशियस जो कि लैटिन भाषा का वर्ड है, लोगस जो कि ग्रीक भाषा का वर्ड है। दोनों से अलग अलग से ये वर्ड आए हैं। शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र का अर्थ क्या हो गया? समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समाजशास्त्र शब्द सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है,
समाजशास्त्र वास्तव में सामाजिक अंतर संबंधों का विज्ञान है। समाज के लोगों के बीच आपस में जो एक दूसरे के साथ संबंध हैं, जो रिलेशन हैं, जो एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उन सभी का क्या है? विज्ञान है। यह समूह का अध्ययन करता है। भाई समूह में हमारा पूरा समाज किस में आ जाता है? एक समूह में तो आ जाता है, और ये उसका अध्ययन करता है। यह मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रत्येक तत्व का अध्ययन करता है। मानव के व्यवहार को जो भी तत्व प्रभावित करता है उसका अध्ययन, उसका जो है अध्ययन कौन करता है? समाजशास्त्र। अतः इसमें सभी मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? सोशियोलॉजी में। मैकाइवरम पेज ने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में अध्ययन करता है। यह मानवीय संबंधों का एक संजाल है, एक जाल है। क्या? जो मानवीय संबंध हैं उनका एक जाल है। कौन? समाजशास्त्र, जिसे समाज कहा जाता है। जो समाज है हमारा वह सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, ऐसा मैकाइवरम पेज कहते हैं। परिभाषा 2 आपको रट करके जानी है। आप परिभाषा लिखेंगे तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ऑगबर्न एवं निमकॉफ कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो समाजशास्त्र है वह सामाजिक जीवन का एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन है। इमाइल दुर्खिम की परिभाषा है। ऐसा नहीं कि आप बड़ी परिभाषा लिखेंगे ज्यादा नंबर मिलेंगे, छोटी लिखेंगे कम नंबर, नहीं। अगर आपने जिसने परिभाषा कही है उसका नाम ठीक लिखा है, परिभाषा ठीक लिखी है, भले छोटी है, लेकिन अगर दोनों चीजें क्लियर हैं तो नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। इमाइल दुर्खिम कहते हैं, ऑगस्ट कॉम्टे। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। ये हमने क्या समझ लिया? समाजशास्त्र की अवधारणा क्या थी हमने उसको समझा, और समाजशास्त्र का अर्थ क्या था उसको समझ लिया। समाजशास्त्र की परिभाषाएं भी हमने समझ ली। अब हम समझते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति को समझते हैं। देखिएगा, रॉबर्ट बीरस्टीड का कहना है, किसका कहना है? रॉबर्ट बीरस्टीड का कहना है समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो कैसी है? वैज्ञानिक है। इसे उन्होंने कुछ विशेषताएं देकर के प्रकट किया है। कैसे? देखिएगा, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। इसको समझते हैं कैसे ये सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसकी जो विषय वस्तु है वो मौलिक रूप से सामाजिक है, अर्थात इनमें समाज, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों और अन्य सामाजिक पहलुओं और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? जो हमारा समाज है ये सामाजिक विज्ञान, इसीलिए तो ये सामाजिक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि इसमें समाज और जो भी समाज में होने वाली घटनाएं हैं, समाज में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, जो भी क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, सामाजिक संबंध जो भी हैं या अन्य जो भी पहलू हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनका अध्ययन कौन करता है? समाजशास्त्र करता है। इसीलिए तो इसको सामाजिक विज्ञान कहा गया है। प्रत्यक्ष रूप से इसका प्राकृतिक या भौतिक वस्तुओं से कोई संबंध, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? प्राकृतिक। इसीलिए ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। ठीक है, क्योंकि समाजशास्त्र स्वयं संपूर्ण सामाजिक विज्ञान नहीं है, अपितु सामाजिक विज्ञानों में से भी एक है ये। ठीक है, बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। देखिए, वास्तविक कहिए या निश्चयात्मक कहिए, एक ही बात है। देखिए, समाजशास्त्र वास्तविक घटनाओं का अध्ययन जिस रूप में वे विद्यमान है उसी में करता है। जो समाजशास्त्र हमारा, जो भी वास्तविक घटनाएं हैं उनका अध्ययन उसी रूप में करता है जिसमें वे व्याप्त हैं। ठीक है, तथा विश्लेषण में किसी आदर्श को प्रस्तुत नहीं करता या अध्ययन के समय किसी आदर्शात्मक दृष्टिकोण को भी नहीं अपनाया जाता है। अतः यह एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। ठीक है, आपको बताते चले, अवलोकन प्रविधि द्वारा आंकड़ों की संकलन और कार्य कारण संबंधों के अध्ययन पर बल देने के कारण भी ये एक वास्तविक विज्ञान ही है। समाजशास्त्र इस बात का अध्ययन नहीं करता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं।
समाजशास्त्र जो है समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यावहारिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसका सम्मुख उद्देश्य जो है वो मानव समाज से संबंधित सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, विश्लेषण एवं निरूपण कर विज्ञान का संग्रहण करना है। ठीक है, विशुद्ध विज्ञान क्योंकि सैद्धांतिक होता है, जो विशुद्ध विज्ञान होता है वो सैद्धांतिक होता है। यहाँ पे क्योंकि लिखना भूल गए हैं, ठीक है, जो पेड वाले स्टूडेंट है वो एडिट कर लें अपना। विशुद्ध विज्ञान क्योंकि सैद्धांतिक होता है, इसीलिए इसके द्वारा संचित ज्ञान को अनिवार्य रूप से व्यवहारिक रूप में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये समाजशास्त्र की प्रकृति थी उसकी, ठीक है, जिसको रॉबर्ट पिरेस्टीड ने कहा था कि जो समाजशास्त्र की जो वास्तविक प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक है। ठीक है, और इस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। अगर आपके एग्जाम में प्रकृति जहां तक पूछ लेता है तो आप इसको तैयार करके जाएंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जैसे कि आपको इसमें लग रहा होगा चैप्टर छोटा है, लेकिन छोटा नहीं है। इसमें जैसे समाजशास्त्र की विषय वस्तु अलग करके टॉपिक दिए हुए हैं बुक में, और कुछ चीजें दी हुई है समाजशास्त्र रिलेटेड, तो हमें उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। और अगर जैसे भाषा चेंज करके क्वेश्चन दूसरा पूछ भी लेता है तो उसके लिए हम यही सब चीजें लिख करके उसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो फिर बहुत ज्यादा, वो तो फिर बोरिंग हो जाता है ना, वो तो फिर पूरी बुक को पढ़ना और इन नोट्स को पढ़ना तो एक ही बात हो जाएगी कि हम समाजशास्त्र का अध्ययन के लिए अलग से टॉपिक पढ़ें कि और फिर इसकी विषय वस्तु के लिए अलग से पढ़ें। तो ऐसा कुछ नहीं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो पढ़िए। ठीक है, और जितने से हमारा काम चल रहा है आप देखिए। बात करते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा के समाजशास्त्र में क्या अंतर है। यहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा के समाजशास्त्र में क्या अंतर है। पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसकी अवधारणा को समझते हैं। देखिएगा, शैक्षिक समाजशास्त्र इस बात पर बल देता है कि समाजशास्त्र के उद्देश्यों को शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाए। जो शैक्षिक समाजशास्त्र है हमारा, वो इस बात पर बल देता है कि समाजशास्त्र के उद्देश्यों को शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाए। एंड शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिक विकास एवं उसकी उन्नति के लिए उन सभी सामाजिक प्रक्रियाओं और सामाजिक अंतः प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जिनको जाने बिना शिक्षा के स्वरूप और शिक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है। ये इसका कॉन्सेप्ट था, अवधारणा। अब देखिए, शिक्षा का समाजशास्त्र की अवधारणा क्या है। शिक्षा का समाजशास्त्र समझते हैं। शिक्षा का समाजशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि सार्वजनिक संस्थान और व्यक्तिगत अनुभव शिक्षा और उसके परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं। जो सार्वजनिक संस्थान और व्यक्तिगत अनुभव हैं वो शिक्षा और उसके परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो यही हमारा शिक्षा का समाजशास्त्र जो है वो इसी बात का अध्ययन करता है। शिक्षा का समाजशास्त्र यह इंडिकेट करता है, यह इंगित करता है कि शिक्षा पर हर व्यक्ति का अधिकार है और सभी को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के पर्याप्त अवसर मिलने भी चाहिए। हमने अभी जो ऊपर पढ़ा था वो समाजशास्त्र का अर्थ और समाजशास्त्र की परिभाषा पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे शैक्षिक समाजशास्त्र का क्या अर्थ है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाने से ही समाजशास्त्र की जो एक नई शाखा निकल करके आई वही हमारी शैक्षिक समाजशास्त्र है। ठीक है, शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र का एक अभिन्न अंग है जो शिक्षा और समाजशास्त्र का समन्वित रूप कहा जाता है। यह विषय समाज की संपूर्ण संस्थाएं कौन कौन हो गई, जैसे परिवार, स्कूल, समुदाय, धर्म, राज्य और जनसंचार के साधनों के अध्ययन के द्वारा व्यक्ति को एक जिम्मेदार और सुसंस्कृत और जागरूक बनाने पर बल देता है। तो हमारे समाज की संपूर्ण शाखाएं हो गई, परिवार, स्कूल, धर्म, समाज, विद्यालय, समुदाय, है ना। जनसंचार के साधन के अध्ययन के द्वारा ही व्यक्ति को एक जिम्मेदार और सुसंस्कृत व्यक्ति बनाने का या नागरिक बनाने पर बल देना है। इस प्रकार शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिक विकास और उसकी उन्नति के लिए उन सभी सामाजिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक अंतः क्रियाओं का अध्ययन करता है जिनके विशिष्ट ज्ञान के अभाव में शिक्षा की विभिन्न समस्याओं एवं इसके स्वरूप का समाधान मुश्किल हो जाएगा।
जॉर्ज पेने को शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता माना जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, जॉर्ज पेने को शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता माना जाता है। ब्राउन कहते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति तथा उसके सांस्कृतिक वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का एक अध्ययन है। शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति तथा उसके सांस्कृतिक वातावरण के बीच, जो शैक्षिक समाजशास्त्र हमारा वह व्यक्ति और उसके सांस्कृतिक वातावरण के बीच जो होने वाली एक अंतःक्रिया है उसी का अध्ययन करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र जो है वह समाजशास्त्र का वह पक्ष है जो आधारभूत शैक्षिक समस्याओं को हल करता है, ऐसा रसेक कहते हैं। शैक्षिक जो समाजशास्त्र है इसके कुछ उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों पर हम एक बार नजर डालते हैं। देखिए, सामाजिक प्रगति के लिए शैक्षिक एवं विद्यालय के कार्य का समाज के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना ही शैक्षिक समाजशास्त्र का सबसे बड़ा उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, विद्यालय के ऊपर प्रभाव डालने वाले, क्या विद्यालय के ऊपर प्रभाव डालने वाले सामाजिक तत्वों का अध्ययन करना भी क्या है, ये शैक्षिक समाजशास्त्र का एक उद्देश्य है। सामाजिक तत्वों का व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना, जो सामाजिक तत्व है हमारे उनका व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी क्या है शैक्षिक समाजशास्त्र का एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है। सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को समझते हुए शिक्षा के पाठ्यक्रम का सामाजिक दृष्टि से निर्माण करना शैक्षिक समाजशास्त्र का ही उद्देश्य है। जनतांत्रिक विचारधारा का प्रचार और प्रसार तथा ज्ञान प्राप्त करना, जो भी जनतांत्रिक विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार करना और ज्ञान प्राप्त करना। विभिन्न अनुसंधान विधियों का प्रयोग करते हुए इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना भी शैक्षिक समाजशास्त्र का ही उद्देश्य माना जाता है। अब देखिए, शैक्षिक समाजशास्त्र जो है इसका क्षेत्र क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र एवं व्यापक, जिसको हम स्कोप एंड कंटेंट ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, शैक्षिक समाज, पहले समझिए मेरी बात को, शैक्षिक समाजशास्त्र जो है उसका विषय क्षेत्र और विषय वस्तु समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने तक ही सीमित है। दूसरी बात यह है कि जो समाजीकरण है ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा बालक अपना एडजस्टमेंट समाज की मान्यताओं और उसकी आशाओं के अनुकूल कर लेता है। ठीक है, शिक्षा, कहेंगे कि शिक्षा जो है वो बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक को इसका ट्रेनिंग दी जाती है या बालक को इसका प्रशिक्षण दिया जाए कि वो कैसे सामाजिक रूप से स्किलफुल बन पाए, कुशल बने और अपनी जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मक क्षमता है, उत्पादक क्षमता है, उससे समाज को कुछ योगदान भी वो दे पाए। और अब इसको डिटेल में समझते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र में समाज की, देखिए समझना बहुत आवश्यक है, चीजों को हम समझेंगे तभी तो लिखेंगे, क्योंकि आप कोई छोटे बच्चे नहीं जो रट्टा मार करके लिख के आओगे एग्जाम में। ठीक है, बीएड में मैंने बताया है कि मतलब आपको रटना नहीं है, रटना सख्त मना है, मैंने कहा था वीडियो में। ठीक है, टॉपिक्स को समझना है और जिनके पास भी हमारे ये पेड नोट्स हैं वो अपने नोट्स भी पढ़ते रहें हमारे और क्लासेस भी देखते रहें। आपको डबल फायदा है, क्लासेस तो आप हमारी देख ही रहे हो, नोट्स भी आपके पास वही हैं, आपकी डबल तैयारी हो रही है। ठीक है, तो शैक्षिक समाजशास्त्र में समाज की वर्तमान जो आवश्यकताएं और आकांक्षाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इन्हें पूरा करने के लिए शिक्षा की प्रक्रिया पर विचार किया जाता है कि आखिर कैसे समाज की नीड्स को फुलफिल किया जा सके, आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके। ठीक है, जो किस प्रकार का जो एजुकेशन प्रोसेस है, एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से चलाया जाए कि शैक्षिक समाजशास्त्र की आवश्यकताएं फुलफिल हो सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यचर्या में जो भी पाठ्यक्रम हमारा जो सिलेबस है उसमें परिवर्तन किया जाए। बिना परिवर्तन किए हम जो समाजशास्त्र में जो भी बदलाव हैं उनको कैसे हम उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि समाज परिवर्तनशील है भाई। परिवर्तनशील क्या है, अटल है, मतलब ये तो परिवर्तन तो होना ही होना है। शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत परिवर्तनशील शिक्षा का अध्ययन किया जाता है जिसमें समय आने पर हम पाठ्यक्रम में बदलाव कर देते हैं। जैसा कि आपका हुआ एनईपी 2020
शिक्षा के द्वारा ही समाज में परिवर्तन आता है, शिक्षा के माध्यम से ही तो परिवर्तन आता है। अगर शिक्षा आज इतना आगे ना बढ़ी होती तो इतना क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे समाज में नहीं आता, तथा सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही शिक्षा में परिवर्तन भी आता है। समाज में परिवर्तन होता है तो शिक्षा में परिवर्तन होता है, जब शिक्षा में परिवर्तन होता है फिर समाज में परिवर्तन आता है। शैक्षिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु में कुछ बातों को सम्मिलित किया जाता है। जो बातें सम्मिलित की गई हैं उनको हम समझते हैं। देखिएगा, समाज में शिक्षकों के इंपॉर्टेंस यानी टीचर्स की इंपॉर्टेंस, उनके स्थान और छात्रों से उनके संबंध के विषय में अध्ययन किया जाता है शैक्षिक समाजशास्त्र में। और विद्यालय तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों का नियोजन और इनको प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति पर सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव, जनतांत्रिक भावनाओं के विकास के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। सामाजिक प्रक्रिया में प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, पुस्तकालय, ठीक है, अजायबघर आदि को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनका भी यूज है। ठीक है, और आपसे बताना चाहेंगे शैक्षिक जो समाजशास्त्र है वो लोकतंत्रीय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी अपने शैक्षिक विचारों को प्रस्तुत करता है। और इसके अंतर्गत विद्यालय और समुदाय के आपसी संबंधों और विद्यालयों को सामुदायिक केंद्र बनाने की विधियों पर भी विचार किया जाता है। इसमें शिक्षार्थी और जो टीचर्स होते हैं उनके बीच में अंतर संबंध का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक समाजशास्त्र और पाठ्यक्रम की बात करते हैं। देखिएगा, शैक्षिक समाजशास्त्र और पाठ्यक्रम क्या है। शैक्षिक समाजशास्त्र शैक्षिक समाजशास्त्र का यह मानना है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो समाज के अनुकूल हो। कैसा सिलेबस होना चाहिए, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो हमारे समाज के अनुकूल हो, जिससे हम समाज का उत्थान कर सकें, है ना, समाज को आगे बढ़ा सकें, समाज की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो उद्देश्य हैं, जो उनके आचार विचार, जो मूल्य, जो धारणा है, उसको ध्यान में रखें। क्योंकि समाज निरंतर परिवर्तनशील होता है, निरंतर बदलता रहता है, अतः शिक्षा का पाठ्यक्रम भी स्थिर नहीं रह सकता। इसीलिए तो शिक्षा में बदलाव किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। आपका एनईपी 2020 में भी बदलाव किया गया है ना। पाठ्यक्रम में ऐसी लोचता होनी चाहिए कि वह स्वयं को समाज की बदलती हुई स्थिति के अनुसार परिवर्तित कर सके। सिलेबस कैसा होना चाहिए, सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो समाज की बदलती हुई जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप भी परिवर्तित हो जाए। सिलेबस, है ना, अपने आप नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। पाठ्यक्रम ऐसा हो कि जो समाज की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप हो, क्योंकि शिक्षा में निहित पाठ्यक्रम छात्रों को समाज के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा हमारा जो समाज जो पाठ्यक्रम हो वो होना चाहिए। अब हम बात करेंगे शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो भी हमारा शैक्षिक समाजशास्त्र है उसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक शिक्षा धार्मिक स्थलों से निकल करके राज्य के अधिकार क्षेत्र में आ गई। शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा कि जो हमारी सार्वजनिक शिक्षा थी वो धार्मिक स्थलों से निकल करके राज्य के क्षेत्र में आ गई। ठीक है, अच्छा देखिए, शिक्षा का क्षेत्र आरंभ से ही शैक्षिक समाजशास्त्र से प्रभावित रहा है। किसका, शिक्षा का क्षेत्र। ठीक है, प्राचीन काल से, अगर हम पुराने समय की बात करें तो प्राचीन काल से ही शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रभाव जो है शिक्षा पर पड़ता है। और इसी के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक स्कूल खोले जाने लगे। और ये प्रक्रिया आज प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में भी गतिशील है। और इसका जो शिक्षा प्रबंधन पर भी विशेष प्रभाव पड़ा। और टीचर्स के अभाव को मॉनिटोरियल प्रणाली जिसको कहते हैं उसके माध्यम से दूर करने का प्रयास भी किया गया। शिक्षा का प्रसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए हुआ, चाहे वो धनी हो, निर्धन हो, महिला हो, पुरुष हो, बूढ़ा बुजुर्ग हो, बुजुर्ग के लिए शिक्षा नहीं, है ना, किसी भी वर्ग या जाति से संबंध रखता हो, सबके लिए शिक्षा का प्रसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए किया गया। शिक्षा का व्यावसायीकरण भी शैक्षिक समाजशास्त्र के कारण ही हुआ। जो शिक्षा का व्यावसायीकरण हुआ वो भी समाजशास्त्र के कारण ही हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप अनेक टेक्निकल और व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं भी खोली गई। शिशु शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना प्रारंभ हुआ, जो शिशु शिक्षा थी, जिससे बाल मजदूरी की समस्या को दूर किया जा सके। इसी के प्रभाव के कारण संस्कृति संरक्षण, उसके विकास
और परिमार्जन एवं नई पीढ़ी को हस्तांतरण आदि का भी शिक्षा में समावेश हुआ। शैक्षिक समाजशास्त्र ने शिक्षा के अधिकांश क्षेत्र को प्रभावित किया है। किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? शिक्षा का सामाजिक अर्थ, जनतांत्रिक पक्ष, यहाँ पे अर्थ नहीं पक्ष होना चाहिए, शिक्षा का सामाजिक पक्ष होना चाहिए यहाँ पे, सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा के कार्य, पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांत, नई शिक्षण विधियां, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध आदि, इन सभी पर शैक्षिक समाजशास्त्र ने अधिकांश प्रभाव डाला है। ठीक है डियर फ्रेंड, आप बात करेंगे शिक्षा के समाजशास्त्र और शैक्षिक समाजशास्त्र में क्या अंतर है। ठीक है, फिर ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए हमारे जो भी आप पेड नोट्स वाले स्टूडेंट होते हैं, आप लिख करके भेजते हैं कि सर पेड नोट्स चाहिए, फिर हमें पूछना पड़ता है यूनिवर्सिटी क्या है आपकी, सेमेस्टर कौन सा है। तो इसके लिए आपको हम सीधा बता दें कि आप पेड नोट्स लेने के लिए हमें जो व्हाट्सअप करें उसमें आप लिखें कि अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जाहिर सी बात है फर्स्ट सेमेस्टर में आप होंगे, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेड नोट्स है ना, कानपुर यूनिवर्सिटी, या अगर आप लखनऊ से हैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी डालें उसमें। ठीक है, ताकि हमें बार बार पूछना ना पड़े आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। इतने सारे मैसेज आते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इतना जल्दी रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए आप। ठीक, मैसेज करने के बाद थोड़ा वेट कर लिया करें, जल्दी ही आपको जो है यहाँ से रिप्लाई मिलेगा। तो उसमें आप लिखें पूरा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेड नोट्स, लखनऊ से हैं तो लखनऊ लिखिए, कानपुर से तो कानपुर लिखिए। चलिए आगे बात करते हैं, शिक्षा के समाजशास्त्र और शैक्षिक समाजशास्त्र में क्या अंतर है, इसको समझते हैं। शिक्षा का समाजशास्त्र और शैक्षिक समाजशास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये कहेंगे ये इस बार नया टॉपिक इसमें ऐड हुआ है, जो पिछली बुक है उसमें ये टॉपिक नहीं है। नए कंटेंट जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपको देखने को मिला है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन सोशियोलॉजी, शिक्षा का जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र की एक शाखा है, ये भी समाजशास्त्र की एक शाखा है। यह मूलतः शिक्षा शास्त्र का एक अंग है, इसको अंग कहा गया है, इसको एक शाखा कहा गया है। यह शुद्ध समाजशास्त्र की एक शाखा है, यह शैक्षिक तकनीकी नहीं है। लेकिन जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है ये मिश्रित या प्रयुक्त समाजशास्त्र है, अर्थात यह एक प्रकार में शैक्षिक तकनीकी ही है। यह प्रयोगात्मक और विश्लेषणात्मक है, ये विश्लेषणात्मक न होकर के संश्लेषणात्मक है। ठीक है, और यह प्रयोगात्मक, अच्छा ये हो गया, यह शिक्षा के विश्लेषणात्मक अध्ययन से विद्यालय की ओर चलता है। ठीक है, और जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है ये शिक्षा की समस्याओं पर केंद्रित होती है, शिक्षा की क्या समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास भी करता है, यानी कि प्रॉब्लम्स को सेंटर में रख करके काम किया जाता है। ये प्रयोगात्मक अध्ययन पर बल देता है, यह निरीक्षण, साक्षात्कार आदि विधियों को अनुसंधान में प्रयोग करता है। जो शिक्षा का समाजशास्त्र है यह सामाजिक विज्ञान पर आधारित विषय है, जो ठोस वस्तुनिष्ठता और परोक्षता और विश्लेषण पर आधारित है। वहीं एजुकेशन सोशियोलॉजी यह ठोस वस्तुनिष्ठता और विश्लेषण पर आधारित विषय नहीं है। इस क्षेत्र में किए गए शोध और शिक्षण व्यवस्थित वैज्ञानिक हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश शोध सतही और शिक्षण अव्यवस्थित है। शिक्षा समाजशास्त्री शिक्षा को विस्तृत दृष्टिकोण से देखते हैं तथा अधिकतर सैद्धांतिक होते हैं। शैक्षिक शास्त्री अधिक व्यवहारिक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम जो नया जो क्लास होगी हमारी इसके बाद, उसमें हम न्यू सोशल ऑर्डर की बात करेंगे, नवीन सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे। और हमारे पेड नोट्स के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं फटाफट 9628182649। लखनऊ कानपुर वाले तुरंत नोट्स ले सकते हैं, बाकी जैसे काशी विद्यापीठ हो गई, प्रयागराज हो गई और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं तो उनके नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, जल्दी प्रिपेयर करके आप लोगों को भी नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, 9628182649 नोट्स लेने के लिए आप हमें पूरा लिखें, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेड नोट्स, लखनऊ से हैं तो लखनऊ लिखिए, कानपुर से हैं तो कानपुर लिखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में हर चीज क्लास को शेयर कीजिए।